हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, इतना हम लोग देखे थे। वे सारे एडवांस टॉपिक्स थे। अब हम लोग मेन अपने कोर्स पे आए तो जो एक टर्म आया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ऑर्बिटल, अब फाइनली हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे ऑलरेडी तो देख ही चुके हैं कि ऑर्बिटल किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र है, वह रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, ये रीजन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ an atom where the probability of finding the electron is maximum is called an orbital। कि एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर का एक क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है तो वह कहलाता है ऑर्बिटल। फिर बोल रहा है कि एन ऑर्बिटल इज ए मैथमेटिकल फंक्शन describing the location and wave-like behavior of electron in an atom। माने मेनली कि ऑर्बिटल जो है वह वेव कैरेक्टर को बतलाता है इलेक्ट्रॉन का। एक ऑर्बिटल व्यक्त करता है, बेसिकली एक ऑर्बिटल बोल रहा है कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है, मतलब कोई यह एक एग्जैक्ट डिफाइंड पाथ नहीं है, कोई डिफाइंड रीजन नहीं है, एक मैथमेटिकल फंक्शन के रूप में इसको एक्सप्रेस करते हैं जो बतलाता है इलेक्ट्रॉन के लोकेशन, नॉट पोजीशन, लोकेशन को, और साथ ही साथ उसके वेव लाइक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद बोल रहा है कि ईच ऑर्बिटल in an atom is characterized। एक एटम में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वे सभी कैरेक्टराइज किए जाते हैं, चिन्हित पहचाने जाते हैं बाई ए यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स विच आर n, l एंड m। ये जो 3 क्वांटम नंबर्स जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के देन हैं, उसी के सॉल्यूशंस आए हैं। तो ये तीनों क्वांटम नंबर के आधार पर ही एक एटम में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स को चिन्हित किया जाता है। एक एटम में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सारे ऑर्बिटल्स के लिए या NL/M का वैल्यू जो है यूनिक होगा, मतलब कि 2-3 ऑर्बिटल के लिए सेम वैल्यू हो जाए तीनों का, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जितने भी ऑर्बिटल हैं 10, 20, 50 सब के लिए अपना अलग अलग वह NL/M वैल्यू होगा क्वांटम नंबर का। कैसे पता करते हैं NL/M वैल्यू, आगे हम लोग क्वांटम नंबर में इसको देखेंगे। और एक फाइनल पॉइंट कि एन ऑर्बिटल इज considered as 3D in nature। एक ऑर्बिटल को जो है 3D नेचर माना गया है, मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर का जो रीजन होगा ना, जिसको ऑर्बिटल बोल रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होगा, यह रीजन 3D है, 3D स्पेस है। चूँकि एक एटम स्फेरिकल है, हम लोग जान रहे हैं एक एटम स्फेरिकल है, और यदि एटम स्फेरिकल है और स्फेरिकल तो 3D होता है। 3D 2D में अंतर पहले बता चुके हैं। तो एक एटम यदि स्फेरिकल है तो इसके अंदर एक 3D रीजन्स हो सकता है, और वही 3D रीजन
जहाँ इलेक्ट्रॉन के रहने की संभावना सबसे अधिक होगी वही 3D रीजन जो है कहलाएगा क्या, ऑर्बिटल। मतलब ये ऑर्बिटल 3D नेचर का है बेसिकली। यहाँ से हम लोग को इतना ही बात जानना था। अब ये जो दो टर्म्स आए हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ये दोनों टर्म्स को थोड़ा अच्छे से कंपेयर करके हम लोग समझेंगे कि ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स सेम चीज़ हैं या अलग हैं। ऑब्वियसली अलग ही हैं, लेकिन किस रेस्पेक्ट में अलग हैं, क्या क्या अंतर है उनमें, उसको हम लोग देखते हैं। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कंपैरिजन, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट के बारे में क्या जानते हैं? दिस वन इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन विच electron revolves around the nucleus। एक एटम में वह सर्कुलर पाथ जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। जबकि ऑर्बिटल क्या है? तो ऑर्बिटल एक 3D रीजन है, 3D region around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum। जबकि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3D क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। मतलब इसको तुम ऐसे समझ लो ना कि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के घूमने का रास्ता है, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का घर है। बस इतना समझ लो। देखो हम लोग के लिए भी जो घर होता है, तो घर वह जगह नहीं है जहाँ हम लोग हमेशा रहते हैं। हाँ, घर वह जगह है जहाँ हम लोग ज़्यादातर समय तक रहते हैं। तो एक व्यक्ति का भी जैसे एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है कि कोई पूछे, मान के चलो कि आदमी कहाँ होगा, तो एक टाइम के अनुसार आदमी अंदाज़ा लगाएगा कि हाँ अभी 10 से 4 का बीच का है, मतलब ऑफिस में होगा, कॉलेज में होगा, कहीं ऐसा। अब ऑफिस में आप गए तो कोई ज़रूरी नहीं कि वहीं मिलेगा, हो सकता है किसी काम से ऑफिस से बाहर गया हो, लेकिन एक है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि चलो आदमी इस समय तक वहीं मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना वहीं रहने का है। तो उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन में होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कहाँ रहेगा वह एग्जैक्ट बता पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हम लोग बतलाते हैं कि हाँ इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और वह 3 डायमेंशनल क्षेत्र होता है, और उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के रहने का घर हुआ जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर समय व्यतीत करता है, जबकि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के घूमने का रास्ता है। अब चूंकि ऑर्बिट 2 डायमेंशनल है ना, चूंकि ऑर्बिट जो एक सर्कुलर पाथ है और सर्कल 2 डायमेंशन होता है, तो ऑर्बिट भी 2 डायमेंशनल है, जबकि ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल है मतलब इसमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, मूव करेगा, तो वह 3D मोशन एग्जिबिट करेगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो है सो 2D मोशन होगा। तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का 2D मोशन, जबकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का 3D मोशन। अब देखो याद करो, पीछे जब हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशन पढ़े थे, तो उसमें पढ़े थे चूँकि बोर्स एटॉमिक थ्योरी में ऑर्बिटल का कंसेप्ट ही नहीं आया था, और जब ऑर्बिटल का कंसेप्ट नहीं आया था तो वो 3D मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब चूँकि ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ गया है और ऑर्बिटल 3D रीजन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे एक ऑर्बिटल में। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप, कि जितने भी ऑर्बिट होते हैं वे सभी सर्कुलर शेप का होते हैं। कोई भी ऑर्बिट लोगे ना, इन न्यूक्लियस से इसके चारों तरफ जितने भी ऑर्बिट तुम बनाओगे सारे ऐसे सर्कुलर ही होंगे इस प्रकार से। जबकि ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है,
इसमें डिफरेंट शेप्स के होते हैं वे। ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स। जैसे एस ऑर्बिटल है तो यह स्फेरिकल नेचर का होता है, पी है तो यह डम्बेल होता है, डी है तो यह डबल डम्बेल होता है। ऐसे तो अलग अलग ऑर्बिटल का शेप अलग है, लेकिन ऑर्बिट कोई भी हो सारे क्या हैं, सर्कुलर हैं। अब जो ये ऑर्बिट हैं ये नॉन डायरेक्शनल है। जितने भी ऑर्बिट्स हैं ऑल आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शन इसलिए ना क्योंकि सर्कुलर है। अब सर्कुलर है तो सर्कल में हम लोग जानते हैं कि रेडियस तुम इधर लो चाहे इधर लो चाहे इधर लो सेम ही होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना इधर मूव करेगा उतना ही इधर उतना ही इधर। लेकिन यदि यहाँ हम लोग बात करें तो इसमें एस ऑर्बिटल जो है वह नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है। स्फेयर मतलब ऐसे ही गोल, और उसमें भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन पी, डी और एक होता है एफ, ये तीनों ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल हैं। जब आगे शेप पढ़ेंगे ऑर्बिटल का वहाँ हम लोग डिटेल में जानेंगे कि यह डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का एग्जैक्ट मतलब है क्या। समझ गए बात को। तो ऑर्बिट्स जितने भी हैं ऑल आर नॉन डायरेक्शनल। ऑर्बिटल में एस नॉन डायरेक्शनल है, इसके अलावे जो तीन और प्रकार के ऑर्बिटल हैं पी, डी और एफ, ये तीनों क्या हैं, डायरेक्शनल नेचर के हैं। तो ध्यान में रखोगे इसको। उसके बाद बोल रहा है कि एक ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह 2n² के बराबर होगा, जहाँ n ऑर्बिट नंबर है, माने फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे करके। जबकि ऑर्बिटल जो है उसमें से कोई भी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रहने का संख्या है 2n², मैक्सिमम इतना इलेक्ट्रॉन। तो मान के चलो कोई पूछे कि सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n बराबर 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 पुट करो फार्मूला में, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाना है, 8 आ जाना है। तो कहने का मतलब कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या फिक्स नहीं है, वह ऑर्बिट नंबर पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्बिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड है तो 8, थर्ड है तो 18, ऐसे करके। लेकिन ऑर्बिटल कोई भी हो, एस हो, पी हो, डी हो या एफ हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस हुए ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच, कि ऑर्बिट जो है एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, जबकि ऑर्बिटल एक 3D रीजन है न्यूक्लियस के चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। ऑर्बिट में 2D मोशन होता है, ऑर्बिटल 3D मोशन, क्योंकि यह 3D नेचर का है या 2D नेचर का है। 2D मोशन को ही प्लैनर मोशन बोलते हैं हम लोग। जितने भी ऑर्बिट्स हैं सभी सर्कुलर शेप के हैं, लेकिन ऑर्बिटल अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे एस का स्फेरिकल, पी का डम्बेल, डी का डबल डम्बेल, एफ का ट्रिपल डम्बेल टाइप का हम लोग बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद ऑर्बिट्स नॉन डायरेक्शनल हैं, क्योंकि ऑर्बिट सर्कुलर है, और बताया कि सर्कल मतलब कि न्यूक्लियस से सब समान दूरी पे है। समान दूरी पे मतलब एक इलेक्ट्रॉन जितना इधर रहेगा उतना ही इधर, उतना ही इधर, सेम। उसी प्रकार से यहाँ एस चूँकि स्फेरिकल है, भी तो ऐसा ही हुआ गोल, तो इसमें भी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन पी, डी, एफ का डायरेक्शनल नेचर होता है, जो आगे शेप बताएंगे तब जानेंगे हम लोग। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का संख्या 2n², जबकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। चाहे किसी भी प्रकार का ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में हमेशा मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच अंतर है। अब इसमें हम लोग चलेंगे द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर है क्या? तो एग्जाम्पल से समझोगे तो जैसे किसी भी व्यक्ति के पहचान के लिए, उसका रिकॉग्निशन के लिए, उसको जानने के लिए उस व्यक्ति का एड्रेस होता है, उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का रिकॉग्निशन के लिए उसके लिए क्वांटम नंबर होता है।
तो एज ए पर्सन इज नोन बाई इट्स ऑन एड्रेस, सिमिलरली एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज आइडेंटिफाइड बाई क्वांटम नंबर्स। जैसे एक फैमिली है, इस फैमिली में सपोज 5 मेंबर्स हैं। अब यदि ये 5 मेंबर्स उस फैमिली के हैं तो ये पांचों मेंबर तो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे, कुछ कुछ समानता हो सकती है, शक्ल सूरत हल्का मिल सकता है, हाइट वेट सेम हो सकता है, लेकिन एकदम आइडेंटिकल नहीं होंगे। उसी प्रकार से यदि एक एटम है और उस एटम में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नहीं कि पांचों इलेक्ट्रॉन ही है तो इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन सब सेम होगा, बिल्कुल नहीं सेम होगा। ये पांचों इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे एक दूसरे से, कुछ कुछ समानता हो सकती है लेकिन पूरी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो जैसे ये व्यक्ति अपने आप से अलग हुए एक दूसरे से एड्रेस के आधार पे, नाम अलग हो गया, चेहरा अलग हो गया, आधार नंबर अलग हो गया, वैसे जो भी रिकॉग्निशन के लिए फिंगरप्रिंट अलग है, जीभ का प्रिंट अलग है, आँख का प्रिंट अलग है, पहचान में जितने भी चीज़ आते हैं वे सभी एड्रेस के अंतर्गत होते हैं। तो जैसे एक ही फैमिली के 5 मेंबर्स का एड्रेस सेम नहीं हो सका, सबका अलग अलग एड्रेस, और यही एड्रेस के आधार पे इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। उसी प्रकार से एक एटम में यदि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पाँचों इलेक्ट्रॉन को जिस आधार पे पहचाना जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, वही कहलाएंगे क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में किसी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है जिस नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा वही नंबर कहलाएंगे क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर को यदि हम लोग डिफाइन करेंगे, द नंबर्स which are used to specify the position and energy of electron in an atom are known as quantum numbers। कि वे नंबर्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और एनर्जी को स्पेसिफाई सुनिश्चित करने के लिए किसी भी एटम में, तो वही नंबर्स कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स में से 3 नंबर तो हम लोग देख चुके हैं जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन से आया था। एक चौथा क्वांटम नंबर भी है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया, वह इंडिपेंडेंट है। तो टोटल 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल n से दिखलाते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको कि स्मॉल l से दिखलाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको कि स्मॉल m से दिखलाते हैं। तो ये तीनों जो है वे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का देन है। इसके अतिरिक्त एक क्वांटम नंबर और होता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको कि स्मॉल s से दिखाते हैं। तो यही चारों क्वांटम नंबर्स और यही चारों क्वांटम नंबर्स के मदद से एक एटम में जो कई इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉनों का क्या एनर्जी होगा, क्या पोजीशन होगा, वे कैसे एक दूसरे से अलग होंगे, वह एक्सप्लेन किया जा सकेगा ये 4 क्वांटम नंबर्स के मदद से। तो ये चारों क्वांटम नंबर्स के क्या सिग्निफिकेंस हैं, ये चारों इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या बतलाते हैं, अब उसको एक एक करके जो है हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दिया गया था नील्स बोर के द्वारा। सिंबल n, वैल्यू जो है इसका पॉजिटिव होल नंबर होगा, मतलब n बराबर 1 2 3 4 ऐसे करके होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस,
फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या बतलाएगा। तो उसमें से सबसे पहला आता है कि या ऑर्बिट या फिर सेल के बारे में बतलाता है। n बराबर यदि 1 है तो यह कहलाएगा फर्स्ट ऑर्बिट, या इसी को बोलेंगे के सेल। n बराबर 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट, या यही कहलाएगा एल सेल। n बराबर 3 है तो थर्ड ऑर्बिट एम सेल। वैसे ही n बराबर 4 है, फोर्थ ऑर्बिट एन सेल। ऐसे ही बढ़ते जाएगा। n इक्वल टू 5 है तो फिफ्थ ऑर्बिट या फिर के एल एम एन ओ सेल। ऐसे तो जैसे मान लो यह न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। तो न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला के एल एम एन ओ, या इधर लोगे फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, ऐसे। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे सेल नंबर बढ़ेगा। न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाला फर्स्ट सेल या के सेल, ऐसे याद rखोगे। तो पहला सिग्निफिकेंस हो गया इसका कि ऑर्बिट या सेल के बारे में बतलाया। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके बारे में भी बतलाता है, और इसका फॉर्मूला हो गया 2n²। तो जैसे मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 2। सेकेंड ऑर्बिट में निकालना है तो 2 × 2 का स्क्वायर 8। थर्ड ऑर्बिट में निकालना है 2 × 3 का स्क्वायर 18। फोर्थ में निकालना है 2 × 4 का स्क्वायर 32। ऐसे ही करके मान लो कि 10th ऑर्बिट में निकालना है तो 2 × 10 का स्क्वायर मतलब कि 200, ऐसा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन का संख्या बतलाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और यह है इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछेगा तो इस फार्मूला को याद रखोगे। उसी प्रकार से थर्ड नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, जबकि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के रहने का एक डिफाइंड जगह है, 3D स्पेस है, जिसको कि हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होंगे एक ऑर्बिट में, उसका फॉर्मूला है n²। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1। सेकेंड ऑर्बिट है तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसमें 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। वैसे ही थर्ड में निकालोगे तो 3 का स्क्वायर 9। फिफ्थ में निकालोगे तो 5 का स्क्वायर 25। तो ये सभी ऑर्बिटल हुए। तो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², एक ऑर्बिट में मैक्सिमम ऑर्बिटल n²। तो यहाँ से जब निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल नॉट ऑर्बिट, तो हो जाएगा 2n²/n²। देखो एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n², एक ऑर्बिट में मैक्सिमम ऑर्बिटल n²। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, तो एज कट जाएगा तो आ जाएगा 2। तो एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन अभी हम लोग बोल रहे थे कि मैक्सिमम 2 ही होगा, वह इस फॉर्मूला से आता है यहाँ से। तो 3 सिग्निफिकेंस देखे कि यह जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सबसे पहले ऑर्बिट या सेल को रिप्रेजेंट किया। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बारे में बतलाया। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके बारे में बतलाया। और फिर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम लोग डिवाइड करके वहाँ से निकाल लिए। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर में किया इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बतलाता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, mvr = nh/2π। और यहाँ n क्या है, तो n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
जैसे आएगा कि फोर्थ ऑर्बिट में कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, तो mvr बराबर n के जगह 4h पाई 2 पाई कट जाएगा तो 2h बाई पाई, ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से एक ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में भी यही क्वांटम नंबर बतलाता है, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके अतिरिक्त यह बतलाता है एक ऑर्बिट का रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, n स्क्वायर 0.529 बाई जेड एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन या जो रेडियस का एक्सप्रेशन था वह किसके लिए था, यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में। यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन He+, Li2+, B++ एट्सेट्रा। उसी प्रकार से एक एटम में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा उसके बारे में बतलाता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई जेड n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर जूल पर एटम। उसी प्रकार से वेलोसिटी क्या होगा उसके बारे में भी 2.18 इंटू 10⁸ नीचे n यहाँ जेड सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 7 चीज़ देखे हम लोग। नंबर 1 ऑर्बिट बताया था, नंबर 2 एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा ऑर्बिट में उसके बारे में, फिर एक ऑर्बिट में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितना होगा उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वह भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। उसके बाद यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में रेडियस जो होगा ऑर्बिट का वह भी डिपेंड कर रहा है n पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा वो भी डिपेंड कर रहा है n पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। हालांकि साथ में z भी है एटॉमिक नंबर, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है। उस प्रकार से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा वह भी डिपेंड कर रहा है n पे, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। और इसके बाद जो अगला क्वांटम नंबर आता है इसमें, जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है, और नेक्स्ट क्वांटम नंबर कौन सा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। यह एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू भी इसी से आता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको L से हम लोग करते हैं। तो L बराबर होता है 0 to n-1। तो जैसे मान लो यहाँ n का वैल्यू लिखे, यहाँ L का, n तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो जब L लिखोगे तो L 0 से शुरू करना है और n-1 तक जाना है। तो n बराबर 1 है तो 1 - 1 मतलब कि 0, तो 0 से निकल करके 0 मतलब 0। उसी प्रकार से 2 है तो 0 से शुरू करोगे और n-1 मतलब 2 - 1, तो 0 से 1 मतलब कि 0 और 1। उसी प्रकार से 0 से शुरू करोगे और 3 - 1 तक मतलब 2, तो 0 1 2, 0 से 2 तक, तो बीच में 1 आता है तो 1 भी लेना है। उसी प्रकार से 0 और ये हो जाएगा 4 - 1 मतलब कि 3, तो 0 से 3 का मतलब 0 1 2 और 3, 4 वैल्यूज। उसी प्रकार से 5 है तो 0 और 5 - 1 तो ये आ जाएगा 4, तो 0 से 4 का मतलब हुआ 0 1 2 3 और 4 ऐसे। तो ये टोटल 8 फिजिकल सिग्निफिकेंस हुए इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। प्रत्येक फिजिकल सिग्निफिकेंस से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वही कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे एक ऑर्बिट में, या कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक ऑर्बिट में, या एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, उस ऑर्बिट में उसका वेलोसिटी क्या है, रेडियस क्या है, एनर्जी क्या है, या फिर उस क्वांटम नंबर के लिए कौन कौन से एजीमुथल क्वांटम नंबर पॉसिबल हैं उसका वैल्यूज। तो सारे फिजिकल सिग्निफिकेंस नोट्स में मेंशन्ड है, उसको आप ध्यान से पढ़ोगे, लिख करके याद करोगे, वीडियो से समझ लोगे तो हो जाएगा। और बाकी के जो क्वांटम नंबर सब इसमें बच रहे हैं उसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। धन्यवाद।